हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 15 जेनेटिक इंजीनियरिंग कंटिन्यू चल रहा है। और कल हमने इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात की थी। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि आज हम अपने इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को विद थ्योरी। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई है ना भाई। चलिए, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस विधि को या इस चैप्टर को यदि हमें पढ़ना है तो हमें एक विधि को मुख्य रूप से पढ़ना है, और वो विधि होती है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। बात को समझो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। ठीक है, या उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। और रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है, जिसको हम पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं, अभी आप समझ जाएंगे कि वो कैसे बनाया जाता है, क्या काम करता है ना। तो वही एक मुख्य कंसेप्ट है हमारे इस पूरे चैप्टर का। देखो, तो सबसे पहले हम उसी की परिभाषा हमारे सिलेबस में यहां दी हुई है, तो मैं आपको बता दूं। किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी डीएनए को जोड़ने से जो डीएनए प्राप्त होता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी का हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए आपको मानव का एक इंसुलिन बनाने वाला जीन लेकर उसे और किसी जीव में स्थापित कर अपनी इंसुलिन का निर्माण करवाना है। ये हमारे पास एक टारगेट है, इस चैप्टर में उद्देश्य है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो नॉर्मल ही हम अपने डीएनए को निकालकर किसी दूसरे जीव में प्रवेश नहीं करा सकते, इंटर नहीं करा सकते। उसके कुछ ना कुछ मेथड होते हैं भाई, है ना, कि आखिर कैसे अपने डीएनए को दूसरे जीव में प्रवेश कराएं और उससे अपने वांछित उत्पाद प्राप्त करें। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा चैप्टर है, आप बस समझते हुए चलिए ना। तो एक शब्द है पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो मैं आपको एक जनरली बात यहां पे पहले ही बता दूं, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका था कि भाई जब आप अपने डीएनए को आइडेंटिफाई कर उसको आइसोलेट कर लेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे किसी वेक्टर के साथ जोड़कर, है ना, एक वाहक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां पर पूरी बायोटेक्नोलॉजी में। विदाउट वाहक के हम बायोटेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते, है ना। कोई मतलब मध्यस्थ तो यहां पर होना चाहिए, जो हमारे वांछित या डिजायर्ड जीन को अपनी होस्ट सेल परपोषी कोशिका, जिसमें हम अपने वांछित उत्पाद की प्राप्ति करेंगे, उसमें ले जा सके। ठीक है भाई। हाँ, तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सीधा सा मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमारा डिजायर्ड जीन है, वांछित जीन जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, अब ये जो जीन है
ये हमें प्रवेश कराना है एक जीवाणु जिसका नाम है इकोलाई। ठीक है भाई, बात को मेरी समझो, क्योंकि हम जो अपनी इंसुलिन बना रहे हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में, तो वो इकोलाई जीवाणु से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? इकोलाई जीवाणु से। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वांछित जीन को हम इस इकोलाई में प्रवेश कराएंगे। ठीक है, और इसमें प्रवेश कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? एक वेक्टर की आवश्यकता है, एक वाहक की। ठीक है, अब वाहक इस जीन को कैसे ले जाएगा? क्या मुंह में पकड़ के थोड़ी ले जाएगा? समझ रहे आप मेरी बात को, है ना? तो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस वेक्टर का जो डीएनए होता है, मान लीजिए ये डीएनए है वेक्टर का, वाहक का, अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना? तो ये एक वेक्टर का डीएनए है। तो हम क्या करें कि हम इस डीएनए के कुछ भाग को काट दें, काट दिया, है ना? और किसी भी तरीके से हम अपने इस वांछित डीएनए को यहां पे जोड़ दें। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी के जो डीएनए हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं। अर्थात जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, वो सभी के एक समान होते हैं, होता है ना? तो ये डीएनए किसी भी वेक्टर का और ये मानव का जो डीएनए है, ये बिल्कुल कैसे हैं? सेम होते हैं, सभी के सेम होते हैं ना। हाँ, तो देखो, अब एक बात देखो, ये है बाहरी डीएनए, बताओ है कि नहीं? ये विदेशी डीएनए है ना, ये वाला जो वेक्टर है, और ये कौन सा है? अपना वांछित जीन, जिसको हम डीएनए बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो जब किसी जीव के मूल डीएनए में, किसी भी जीव के मूल डीएनए में, अब ये हुआ मूल डीएनए। एक बात समझो, मैं हाँ बताऊं आपको, ये वेक्टर है और ये जो ब्लैक कलर का है, ये हुआ इसका मूल डीएनए। किसका? इस जीवाणु की, यदि मैं वाहक की बात करूं तो ये वाहक का मूल डीएनए हो गया। और यदि हम इस डीएनए में बाहरी डीएनए को जोड़ दें, तो अब हमारा जो वांछित डीएनए है ना, वो इसके लिए कैसा है? फॉरेन डीएनए है, विदेशी या आउटर डीएनए है कि नहीं? तो यदि हम इसको आउटर डीएनए को इस जीव के मूल डीएनए में जोड़ देते हैं, तो अब जो ये कंप्लीट डीएनए बना है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलूंगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम पुनर्योगज डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पुनर्योगज डीएनए के कारण ही हमारी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो सकती है, अन्यथा कभी भी नहीं होगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो पूरी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी टिकी हुई है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के उद्देश्य पर टिकी हुई है। अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप देखो, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हमें अपने वांछित जीन को, मतलब जिसके हमें प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रूप से तैयार करवाने होते हैं किसी दूसरे जीव में, या किसी भी जीन को दूसरे में प्रवेश कराना होता है ना? तो हमें उस जीन को लेकर एक वाहक की सहायता से अपने होस्ट सेल में डालना पड़ता है, जिसमें हम उसके लक्षण शो करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक तंबाकू का प्लांट ऐसा है जो चमक उत्पन्न करता है ना? ये हम एग्जांपल लिया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उस जीन को पहचानेंगे जो जीन किसी जीव में उस चमक को उत्पन्न कर रहा है, जैसे जुगनू। क्लियर? तो उस जुगनू में हम क्या देखेंगे? उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे जो उसमें चमक उत्पन्न कर रहा है। क्लियर? अब उस जीन को आप आइसोलेट कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे आप आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद ये हुआ, अब आप कोई ना कोई युक्ति देखेंगे ना कि आखिर हम इसे अपने प्लांट में कैसे लेके जाएं, क्योंकि आपको इसे तंबाकू के प्लांट में प्रवेश कराना है। ठीक है, तो आपको पहले इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें भेजना पड़ेगा। क्लियर?
तो ये सिस्टम होता है भाई पूरी बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आ गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, पुनर्योगज डीएनए की, ठीक है। ये परिभाषा है तो आपको समझ के चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी जीव के डीएनए में हेर फेर करने के प्रभावी प्रक्रमों को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। एक परिभाषा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो एक सिंपल सी बात है, यदि हम किसी भी जीव के डीएनए में कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई हेरफेर कर रहे हैं आनुवांशिक रूप से, तो जितने भी हम उसमें प्रभावी प्रक्रम अपनाते हैं, उन सभी प्रभावी प्रक्रमों को हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ये कौन कौन से प्रक्रम हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको इतना ही समझना था। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं अपने मोस्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, जहां से हमें अपने चैप्टर का स्टार्ट करना है, चैप्टर को वही, और वो है जीन अभियांत्रिकी के चरण। बहुत अच्छी तरीके से समझो। देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसकी मुख्य विधि पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, जिसके निम्न चरण हैं। और अब ये चरण आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने, ये आपका पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो पहला चरण, वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। दूसरा, क्लोनिंग वाहक का चयन। तीसरा, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। चौथा, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। पांचवा, क्लोन की गई जीन की पहचान व अन्य जीवों में स्थानांतरण। और लास्ट है वांछित जीन की अभिव्यक्ति, ठीक है। ये जो है वो 6 हमारे स्टेप हैं बस। अब तक जो, अब आप एक बात सुनिए, हमारा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो चैप्टर है, जहां से हमें क्वेश्चन आने हैं, वो अब यहां से स्टार्ट है भैया, ठीक है। यहां से अब हमें अपने बिल्कुल थ्योरी वाइज और पूरे टॉपिक को हम यहां से अब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और अब आपको जो पूरी बायोटेक्नोलॉजी का जो निचोड़ है ना, जो सार है, वो अब आपको यहां पे समझ में आएगा, ठीक है। देखो एक बार, हम पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, है ना, और उसने एक छोटे से शब्दों में कह दिया कि जो पूरी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी है ना, इसकी जो मुख्य विधि है
वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्लियर? अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग या मैं कहूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 6 स्टेप होते हैं, और इन 6 स्टेपों से हम अपनी पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते हैं। अब आप स्टेप समझो ध्यानपूर्वक, देखो अब आपको सारी चीजें पुरानी और नई पता चल जाएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप वांछित जीन की पहचान करो। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई, आपको किसी भी चीज के प्रोडक्ट तैयार करवाने हैं तो आप उस चीज को पहचानेंगे ना पहले कि भाई हमें इसको इससे करवाना है, इसका लेना है। बात समझ में आ रही है? तो आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। तो जब आप अपने वांछित, क्योंकि वांछित का मतलब क्या होता है? जिसकी हमें इच्छा होती है। तो वांछित जीन की हमने पहचान की, और पहचान करने के बाद हम उसका क्या करेंगे? पृथक्करण करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो आपने पहले स्टेप में क्या कर लिया है कि आपने अपने सेलेक्टिव जीन, अब मैंने यहां चूंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए इंसुलिन बनाने वाले जीन का। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? एक मानव की कोशिका लेंगे, मानव की कोशिका में अपने डीएनए को निकालेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस प्रकार आप डीएनए को आइसोलेट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है? आप उस डीएनए में से अपने जीन को सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये हमारा डीएनए करेंगे, और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि उस जीन को पहचान कर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग कर उसे आइसोलेट कीजिए। तो आपने कर लिया आइसोलेट। बताओ आपको पहले स्टेप में क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गई बात? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी चल रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चल रही है। क्लियर? अच्छा, तो ये पहला स्टेप में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ, है ना? बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ चुके हैं। चलिए भाई, पहला काम हो गया। अब दूसरा, ये एक शब्द है क्लोनिंग वाहक का चयन। क्लोनिंग, मैं आपको बता दूं, क्लोनिंग का मतलब होता है फोटोकॉपी करने वाला, रेप्लिकेशन करने वाला। अब मैं आपको 11th क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा चुका हूं, आपको याद है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति या प्रकृति, नहीं पढ़ा है ना? मेसेल्सन स्टाल का प्रयोग, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। आप तो इतना तो पता है आपको कि जो डीएनए होता है वो अपनी प्रतिकृति बनाता है, बनाता है डीएनए। अरे भाई, हमारी बॉडी में कोशिकाएं कैसे बढ़ती हैं? अरे डीएनए चाहिए ना कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए, तो हमारा डीएनए जो होता है ना वो रेप्लिकेट करता रहता है अपने आप को, मतलब अपनी फोटोकॉपी बनाता रहता है। ठीक है? और जब वो अपनी फोटोकॉपी बनाता रहता है तो होता क्या है कि जो नई फोटोकॉपी बनती है वो नई कोशिका में अपने डीएनए या गुणसूत्र बनाएंगे, है ना? तो ये क्लोनिंग वाहक क्या चीज है? एक बात में आप मुझे बताओ कि आपको एक मानव की सेल से जीन को निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना? कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी? ठीक है? और मान लीजिए आपने एक जीन निकाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ कि यदि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए कि हम एक बार एक जीन निकाल लें और उसकी कोई फोटोकॉपी कर दे हमारे लिए, बात को मेरी जरा ध्यान समझो, कोई ऐसी युक्ति हमें मिल जाए कि उसकी फोटोकॉपी बना दे, तो हमें एक बात बताओ, बहुत सारे जीन आसानी से प्राप्त हो सकते नहीं हो सकते? बताओ। जैसे मैं आपको खुद बता दूं, जैसे हमारे पीडीएफ नोट्स हैं, है ना? अब एक स्टूडेंट ने ये बनाए, मेरी बात समझो, एक स्टूडेंट ने ये बनाए और हम इसकी करवा लेते हैं फोटोकॉपी। देखो, मेहनत किसने की? केवल उसी स्टूडेंट ने जिसको इसको राइट डाउन किया था। क्लियर? अब हम क्या करें? यदि कोई ऐसी युक्ति हमें मिल जाए कि इसकी बहुत सारी फोटोकॉपी बना दें, तो हम सभी स्टूडेंट को, तुमको सुगमता होती है नहीं होती? होती है ना, है ना? लेकिन मेहनत, अब एक बात देखो,
उन नोट्सों को बनाने में एक स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की थी, है ना। लेकिन यदि एक बार मेहनत हुई तो हुई, लेकिन अब उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और वो नोट्स की टू कॉपी। क्लियर। तो वही तो है क्लोन। क्लोन का मतलब एक जैसा, हम शकल। तो हम शकल तो भैया टू कॉपी होती है, समझ रहे ना। हाँ चलिए, अब तो जिन बच्चों की हैंड राइटिंग भी खराब है वो भी, उनके पास भी बड़े सुंदर नोट्स हैं। हम शकल का ही तो फर्क है ना क्लोन्स का ना। चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो एक बात को आप सेकंड स्टेप को ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टेप हमें क्रम से याद होने चाहिए कई बार बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी सिलेबस का बहुत मुख्य टॉपिक है भैया। तो वहां कई बार ये पूछ लिया गया है इसका क्रम, और आपसे भी पूछ लिया जाएगा, है ना, कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के चरणों को लिखिए। चरणों के नाम केवल जो ये मैंने 6 लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो, सबसे पहले आपने जीन पहचाना और उसको आइसोलेट कर लिया। अब ये है क्लोनिंग वाहक का चयन। अब देखो, वाहक, एक वाहक वो होता है जो हमारे जीन को लेकर दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कराएगा, वो अलग वाहक है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, और ये है क्लोनिंग वाहक। कई जगह पर वो अलग होते हैं, और लेकिन हम यहां पे जो इंसुलिन की बात करेंगे तो हमारा जो क्लोनिंग वाहक है वो बिल्कुल एक ही है ना। मैं आपको बता दूं, कोई कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लोनिंग का मतलब वो है कि हमें एक ऐसे वाहक का सेलेक्ट करना है जो हमारे इस जीन की क्या करा दे, फोटोकॉपी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। क्योंकि आपने एक ही जीन को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया है, तो आपके लिए बेहतर क्या रहेगा कि अब आप पहले अपने जीन की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास जीन होंगे इंसुलिन बनाने वाले, उतने ही जीवों में आप प्रवेश कराएंगे और उतने ज्यादा आपको इंसुलिन प्राप्त होगी, तभी तो हमको एडवांस बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा कि क्लोनिंग वाहक का चयन। अब आपने चयन कर लिया, यह है हमारा क्लोनिंग वाहक, ऐसे कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जो आपका वांछित जीन है भाई, वांछित जीन, उसको आप क्या करेंगे, अपने उस क्लोनिंग वाहक में निवेश कराओ। अब कैसे निवेश कराएंगे, ये पूरे हाफ हावर का टॉपिक है जिसको कहीं भी कोई आपको नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से आपके पूरे कंसेप्ट में यहां से क्लियर करूंगा बायोटेक्नोलॉजी के। कहीं भी किसी भी बच्चे को नेगेटिव मात्र भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है, यदि आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। टाइम जरूर लूंगा, समय लगेगा, लेकिन हम इस पूरे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वी हैव मोर टाइम, हम बहुत अधिक समय अभी हमारे पास, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, हर चीज को समझ के चलेंगे, है ना। तो देखो, दोबारा से चलो, पहचान कर ली, उसको आइसोलेट कर लिया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्लोनिंग वाहक का सिलेक्शन करेंगे, है ना। वाहक के रूप में आप किसको लेंगे वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जब इसके डिटेल में पढ़ेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझो कि एक वाहक का हमें सिलेक्शन करना है, जो कि कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अरे भाई इसका सिलेक्शन किया है तो कोई अचार थोड़ी डालेंगे इसका, इससे कोई काम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने उस वांछित जीन को, मतलब इंसुलिन बनाने वाले जीन को हम अपने क्लोनिंग वाहक में प्रवेश कराएंगे, निवेशन। क्यों, जिससे ये वाहक हमारे वांछित जीन की बहुत ज्यादा क्या करा दे, कर दे फोटोकॉपी। क्लियर। तो ये 3 स्टेप में आपको बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 स्टेप आपको आराम से समझ में आ गए, है ना। चलो, अब चौथा स्टेप आप क्या करेंगे, एक बात जरा ध्यान समझो। ये जो क्लोनिंग वाहक है जिसने आपके वांछित जीन की बहुत ज्यादा फोटोकॉपी कर दी, करोड़ों की संख्या, करोड़ों जीन हैं आपके पास अब इंसुलिन बनाने वाले, इसने कैसे कर दी फोटोकॉपी। अरे भाई मान लीजिए ये कोई जीवाणु का डीएनए है भैया, हो
और डीएनए सब समान हैं। जब डीएनए इस जीवाणु का, इस वाहक का डीएनए खुद का रेप्लिकेट होता है तो हमारा ये डीएनए भी तो रेप्लिकेट हो सकता है उसके साथ। ठीक है, तो हमारे इसकी फोटोकॉपी बनेंगी तो इसकी भी बनेंगी, बस उनको हम निकाल लेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया ही था कि यदि आप मूल जीव के डीएनए में अपने वांछित जीन या बाहरी जीन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक बात देखो, इस क्लोनिंग वाहक में जब हम अपने वांछित जीन को निवेश कराते हैं तो ये बन जाता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही तो होता है, तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराते हैं और उसका कराते हैं फिर गुणन। क्या कराते हैं? गुणन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वहां पे उसकी फोटोकॉपी बनना स्टार्ट। किसमें? होस्ट सेल में। यहां पे फोटोकॉपी नहीं बनेंगी अभी, यहां तो आपने क्या किया था, उस डीएनए में डाला था। उस डीएनए, देखो इस वाहक के डीएनए से केवल अपने डीएनए को जोड़ा था। क्लियर? फोटोकॉपी थोड़ी बनी है। तो यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम एक परपोषी कोशिका में, होस्ट सेल में क्या कराएंगे? गुणन। अर्थात इस परपोषी कोशिका में हम अपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करा देंगे? प्रवेश करा देंगे, और इस परपोषी कोशिका के डीएनए जब रेप्लिकेट होंगे तो हमारा डीएनए भी क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। अर्थात उसकी अब यहां फोटोकॉपी बनके तैयार। ठीक है, क्लोन जीन यहां पे चौथे स्टेप में। अब आप क्या करेंगे? आप क्लोन की गई जीन को पहचान करो। अब आप भाई कोई भी वैज्ञानिक वो ऐसे थोड़ी होते हैं कि बस छांट ली भाई ये रही हमारी जीन, ऐसे थोड़ी है। हमें कुछ ऑथेंटिक वैज्ञानिक रूल्स अपनाने पड़ते हैं, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो इस परपोषी कोशिका के अंदर जो क्लोन जीन हुई थी, हम उनको किसी भी प्रकार से, जो हम विधि के रूप में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने सिलेक्शन या छांटी थी, तो उन जीन की हम पहचान करेंगे और उन्हें अब अन्य जीवों में क्या कर देंगे? स्थानांतरण। किन जीवों में? जिन जीवों में हमें उनके लक्षण शो करवाने हैं या जहां से हमें अपने प्रोडक्ट तैयार करवाने हैं। मेरी बात समझो आप, यहां तीन चीज डिफरेंट हैं। एक तो आप वाहक बोलेंगे जिसमें आप अपने डीएनए को जोड़ेंगे, ठीक है, और उस वाहक को एक परपोषी कोशिका में या परपोषी जीव में आप प्रवेश करवाएंगे। वो जीव केवल आपके लिए फोटोकॉपी बना के देगा और आप उन फोटोकॉपी को निकाल के लेकर अब उन जीवों में डालिए जो जीव आपके प्रोडक्ट को तैयार कर पाए। समझ में आ गई बात? तो इसलिए यहां पे कहा गया है क्लोन की गई जीन की पहचान करो और अब उसे अन्य जीवों में ट्रांसफर करो, और उन जीवों में हम ट्रांसफर करेंगे जहां हमारे जो जीन हैं अपनी खुद की प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या कहा गया है? वांछित जीन की अभिव्यक्ति। मतलब जो आपका वांछित जीन था ना, उसके जो प्रोडक्ट बने हैं वो अपने क्या बनाएगा? अब लास्ट में प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यही तो है भैया बायोटेक्नोलॉजी। नहीं समझ में आई किसी भी बच्चे के? आ गई है? कुछ बच्चों के नहीं आई होगी क्या? देखो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो ये स्टेप हैं 6 जो पूरी बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको अध्ययन करेंगे और आपकी जो पूरी और गुत्थी है वो बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। आप इस चैप्टर को सिंपल मत समझो, लेकिन सिंपल आपके लिए हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है,
और कंफ्यूज और बिल्कुल नहीं होना है आपको, टेंशन तो लेनी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो पहले आप 6 स्टेप याद रखो, है ना। आपको तो अभी तक कुछ नहीं, मतलब अभी आपका चैप्टर यूं मानो यहां से स्टार्ट है, और यहां मैंने स्टार्टिंग में इसके 6 स्टेप बताएं, जिन 6 स्टेपों से हमारी पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट है। आप सोचेंगे, देखो ऐसे मैं आपको बताऊं, यार हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो यार पहले ऐसा करो, एक जीन पहचान लेंगे। पहचान लिया जीन, पहचानने के बाद हम उसे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, पृथक्कृत करेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार हमने जीन तो निकाल लिया, अब यार कोई क्लोनिंग वाहक सिलेक्शन कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, क्लोनिंग वाहक का चयन। और हम जानते हैं ना क्लोनिंग वाहक क्या है, ये एक ऐसा वाहक है जो फोटोकॉपी करवाएगा, ठीक है। अब क्लोनिंग वाहक का आपने सिलेक्शन किया है दूसरे स्टेप में, कोई इसमें प्रवेश थोड़ी किया है, मेरी बात समझ रहे ना। तो आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि अब हम अपने जीन को इस क्लोनिंग वाहक में जोड़ देंगे। जोड़ दिया तीसरे स्टेप में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यार अब ऐसा करो, ये हमने अपने जीन को क्लोनिंग वाहक में जोड़ दिया है, तो ये बन तो गया पुनर्युगज डीएनए। अब इसे अपनी परपोषी कोशिका में प्रवेश कराओ, जहां इसकी फोटोकॉपी बन सके, ठीक है। तो अब चौथा स्टेप आएगा कि परपोषी कोशिका में गुणन, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार हमारी फोटोकॉपी तैयार हो गई चौथे स्टेप में, अब हम क्या करेंगे, यार अब हमें पहचाननी है कि हमारे काम की जीन कौन सी है, क्योंकि मिक्सअप जीन है ना वहां पे, उस वाहक का भी जीन है और आपका भी जीन है, तो आप उनको पहचानेंगे नहीं अब, है ना। तो आप बोलेंगे कि जो क्लोन जीन है उनको हम पहचानेंगे और उन्हें अब अन्य जीवों में ट्रांसफर करेंगे। कर दिया ट्रांसफर, और लास्ट में बोलेंगे यार ट्रांसफर हो गया, अब काम खत्म है, अब हमें केवल उसके लक्षण या प्रोडक्ट देखने, तो वांछित जीन की अभिव्यक्ति। क्लियर, ये 6 स्टेप हैं, बहुत सिंपल। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, क्रम पूछा जाता है इनका, क्रम, ठीक है। आपसे 6 स्टेप पूछेगा ना, तो वो आपको बिल्कुल क्रम से लिखने पड़ेंगे, आउट ऑफ क्रम आपको नहीं लिखना, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल क्रम से ही आपको लिखने हैं, और कितना सिंपल सा इनका क्रम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब हम अपने पहले टॉपिक वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण के बारे में बात करते हैं, और इसमें क्या थ्योरी दी गई है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है भाई, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, आप समझो केवल। तो पहला जो टॉपिक जो हमें दिया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए वांछित जीन की पहचान कर उसे प्रतिबंध एंजाइम द्वारा पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। प्रतिबंध एंजाइम, ये एंजाइम आणविक कैंचियों की तरह होते हैं, जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
ये एंजाइम प्राकृतिक रूप से ई कोली, बैसिलस व थर्मस एक्विटिस जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, बहुत जगह अभी तो ना, चलो आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 प्रकार के होते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप थर्ड। एग्जाम्पल है इको आर फर्स्ट, हैंड सेकंड, हैंड सेकंड। नोट, हैंड सेकंड प्रथम प्रतिबंध एंजाइम है। देखिए भाई, ये जो आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से आप इसको समझो। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। मैं आपको सारी चीज, सारे क्वेश्चन यहां पर क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आएगा ना, और उसी प्रकार से आपको देख रहा है। ध्यान से आप मेरी बात को समझो। देखो, सबसे पहले तो हमें जीन अभियांत्रिकी के 6 स्टेप याद करने। एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो बच्चा मेरी बातों को फॉलो करेगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा बायोलॉजी में। ये मेरी आप, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये आप भी जानते हैं, मैं सत्य ही बोलता हूं हमेशा, ठीक है। हाँ, कभी भी आप देखना, पालन करके देखा करो, आपको बिल्कुल राइट चीजें मेरे यहां से मिलेंगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम किस टॉपिक को किस प्रकार तैयार करें, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप 6 स्टेप याद करो जेनेटिक इंजीनियरिंग के। याद हो गए तो एक क्वेश्चन तो हमारा वहीं से बन जाएगा, है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यदि वो वहां से क्वेश्चन पूछे तो। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन कैसे कहां पे बनेगा वो मैं अभी आपको बताता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन, अब अच्छा, हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं ना, कि वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अब एक बात बताओ, ये जो वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण है, हम पहले हालांकि इसको पढ़ चुके हैं। अब हमें यहां पे क्या थ्योरी लिखनी है वो देखो। उसमें लिखना है केवल कि वांछित जीन की पहचान कर उसे प्रतिबंध एंजाइम द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इतनी लाइन लिखने में आपको क्या दिक्कत है भैया? याद रखने में इसको क्या दिक्कत है? ये तो ऑलरेडी आपको याद है कि वांछित जीन की जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही तो अलग करते हैं, है ना। अब ये बात तो तुमने कह दी, लेकिन वहीं से इस टॉपिक के अंतर्गत एक अलग से क्वेश्चन बन गया अब प्रतिबंध एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मैंने इसका नाम नहीं लिखा कहीं भी, मुझे याद नहीं रहा, अब आप लिख लो ना, समझ लेना आप इसको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंग्लिश नाम है भाई इसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इस नाम से ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात को समझो।
कि मैंने अलग से यहां पर सब हेडिंग प्रतिबंध एंजाइम लिखी है, नहीं लिखी। ये क्यों लिखी है भैया? ये हमारे सिलेबस में भी इसी प्रकार है। तो मैं आपको बता दूं, वो इस वाले टॉपिक से यहां से क्वेश्चन बनाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पर टिप्पणी लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ओवरऑल उसने एक बात कही थी डायरेक्ट कि वांछित जीन की पहचान कर आप उसे प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काट दीजिए, बस खत्म कहानी, स्टेप फर्स्ट की। लेकिन वो ऐसी ही खत्म थोड़ी हो गई भाई। बात जिक्र जब प्रतिबंध एंजाइम का हुआ है तो आप प्रतिबंध एंजाइम के बारे में भी तो बताएंगे उसे कि ये क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ में आ गई बात? तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम प्रतिबंध एंजाइम को एक अलग से उसने सब हेडिंग के साथ रखा है और यहीं से वो एक क्वेश्चन बना देता है। अब आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिबंध एंजाइम पर टिप्पणी लिखो या प्रतिबंध एंजाइम क्या है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है भैया, पूछा जा चुका है, मैं कितनी बार कहूं आपसे, पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां से वो दो प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। देखो, एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, तो आपसे पूछेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर टिप्पणी, और यदि 1 नंबर का क्वेश्चन बनाए तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा प्रतिबंध एंजाइम क्या है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है। तो दोनों ही क्वेश्चनों को आंसर आपको किस प्रकार लिखना वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो आइए समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम आणविक कैंचियों की तरह होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब मैंने आपको डीएनए पृथक करना बताया था तो मैंने बता दिया था ना। अर्थात ये जो प्रतिबंध एंजाइम है ना, इनके पास ऐसी विशेषता होती हैं कि वो डीएनए को एक अलग अलग स्थानों से काटने का काम करते हैं। या मैं सिंपल सी एक बात बता दूं कि डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं ना, उन जीनों को अलग अलग करते हैं बस ये। ठीक है, क्योंकि डीएनए के टुकड़ों को ही आप जीन कहते हैं, तो उन विशिष्ट जीनों को ये अलग करने का काम करते हैं प्रतिबंध एंजाइम, और कुछ काम नहीं है इनका। ठीक है, तो देखो, ये एंजाइम आणविक कैंचियों की तरह होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करते हैं। अब ये लाइन आपको समझ में आ गई? यदि वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रतिबंध एंजाइम क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रतिबंध एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करते हैं। बन गया आंसर। 1 नंबर का ही तो पूछा है, हम क्यों इस पूरे को लिखेंगे भैया? अरे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जैसी उसको बात बतानी है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो बिल्कुल इस प्रकार आंसर देना है। अब वो आपसे पूछ लेता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पर टिप्पणी, तो मैं आपको बता रहा हूं फिर। अब ये पूरी बात आपको लिखनी है। तो पहली लाइन आप सभी जानते हैं ना, ये आणविक कैंचियों की तरह काम करते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट, ये एंजाइम प्राकृतिक रूप से, मतलब अब मैं आपको सेकंड लाइन में ये बताने जा रहा हूं कि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इकोलाई जीवाणु, बैसिलस जीवाणु और थर्मस एक्विटिकस जीवाणु के डीएनए से हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसका सोर्सेज है ये। तो सेकंड लाइन आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी लाइन, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड। इनमें जो टाइप सेकंड है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, टाइप सेकंड। अब नेक्स्ट बात आती है इनके एग्जाम्पल की। तो बहुत सारे, मतलब 100 से कहीं ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, लेकिन हम अपने मोस्ट 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे, और वो है इको आर फर्स्ट और हिंड सेकंड। आपसे ये क्वेश्चन बनाएगा वो कि 2 प्रतिबंध एंजाइमों के नाम बताओ। तो ये रहा 1 नंबर का क्वेश्चन, आराम से बता देंगे, इको आर फर्स्ट और हिंड सेकंड। नेक्स्ट बात, वो आपसे पूछ ले कि प्रथम प्रतिबंध एंजाइम का नाम, तो वो है हिंड सेकंड। हिंड सेकंड एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी।
ठीक है। तो ये हुई भैया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर टिप्पणी। तो कितने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से यहां पे बने, ठीक है। जबकि ओवरऑल जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक था वो था वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें डायरेक्ट बात क्या कह दी उसने कि आप वांछित जीन की पहचान करो और वह उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दो, क्लियर। लेकिन बात तो उसने खत्म कर दी अपनी। अब एक क्लू हमारे लिए छोड़ गया, क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो बस वहीं से उसने क्वेश्चन बना दिया। तो हमें फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ना था। क्या है भैया वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? अरे ये आणविक कैंची हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने का काम करती हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो यही आंसर लिखना है। 2 का है तो पहला ये लाइन लिख के आप बोलेंगे, देखो एक तो इनको कार्य बताओ, तो डीएनए को काटने का। दूसरे पॉइंट में इनको आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो 3 जीवाणु हैं यार, इकोलाई, बैसिलस और थर्मस एक्विटिकस, वहां से इनको हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और एग्जाम्पल आपको याद रह ही जाएंगे। तो क्या दिक्कत है इस टिप्पणी में? कितनी सिंपल है ना? बहुत सिंपल है कि नहीं? तो आप इसको कर सकते हैं आराम से, प्रतिबंध एंजाइम को, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल, और आप बाकी पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबंध एंजाइम का नामकरण, ठीक है। प्रतिबंध एंजाइम का नामकरण। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी हमने पढ़ा था, जैसे ई को आर फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है वो समझो। छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला, प्रथम अक्षर वंश का होता है जिससे इसे पृथक किया जाता है, जो बड़े अक्षर में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, बाकी 2 अक्षर जाति के होते हैं। बाकी अक्षर, है ना, जाति के होते हैं, जिन्हें छोटे शब्दों में लिखा जाता है ना। एग्जाम्पल की मैं यहां बात करूं, इको, है ना। तो देखो, एशेरिकिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तीसरा पॉइंट, अगला शब्द इसके प्रभेद का होता है, जैसे इको आर। यदि एक प्रभेद से एक से अधिक एंजाइम पृथक किए जाते हैं तो उसे रोमन अंक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इको आर फर्स्ट, ठीक है भाई। देखिए ये जो हमारी नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट टॉपिक है,
वो है प्रतिबंध एंजाइम का नामकरण। अब देखो, स्टेप तो हमारे पास एक था, वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण, लेकिन हम उसमें अपने दो और हमने क्वेश्चन अलग से देख लिए, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण और एक प्रतिबंध एंजाइम। अब एक बात और यहां से सुन लीजिए, यदि आपसे वो यूं पूछे कि वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण को समझाइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं आपको ये वाला टॉपिक उसमें नहीं करना है, ठीक है। आप प्रतिबंध एंजाइम के बारे में ही लिखना, यदि आपसे वो पूरे स्टेप को पूछता है तो ये नहीं लिखना, ये अलग से है उसी टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। कहीं आप पूरी थ्योरी को लिख दें, समझ रहे ना। हाँ, तो देखिए किस प्रकार इनका नामकरण किया जाता है, यह आपको अलग से क्वेश्चन में आ सकता है कि इकोआरफस्ट एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है समझाइए, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे होता है वो बताइए, है ना। तो देखो, प्रथम अक्षर वंश का होता है जिससे उसे पृथक किया जाता है, और वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, आप जानते ही हैं। द्वि जगत पद्धति और द्वि पढ़ी है आपने, द्वि नाम पद्धति वगैरह ना। बाकी अक्षर जाति के होते हैं जिन्हें हम छोटे शब्दों में लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने दो एग्जाम्पल किए थे, तो यहाँ है इको, तो ई जो पहला शब्द है वो बड़ा है, वो है एसिरिकिया, मतलब ये वंश है, और सीओ ये जाति है कोलाई, या जिसको कोली कहते हैं। क्लियर। ऐसे ही हिंड सेकंड था, तो एच का मतलब होता है हीमोफिलस, ये वंश है इसका, और आई एन है इन्फ्लुएंजा जाति। तो यहाँ तक मुझे आपको पता है, 11th क्लास में आप बहुत अच्छी तरीके से को जानते थे, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट वो कहता है कि अगला जो शब्द होता है इनके प्रभेद का होता है, मतलब इनकी मतलब प्रकार। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ जीवाणु होते हैं जो जैसे कुछ चिकनी सतह वाले होते हैं, कुछ खुरदरी सतह वाले होते हैं ना, रफ और एस का मतलब स्मूथ और रफ का मतलब खुरदरी। तो जो इको है वो खुरदरी सतह वाले जीवाणु से लिया गया था, तो ये आर लग जाएगा, मतलब रफ, तो इको आर हो गया। अब फर्स्ट और है, वो क्यों है कि यदि एक प्रभेद से आप एक से अधिक एंजाइम अलग कर रहे हैं तो हम उनको रोमन संख्या द्वारा, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि जैसे इसका नाम इको आर फर्स्ट है, तो यूँ मानो कि ये पहला प्रतिबंध एंजाइम था इस प्रभेद का, है ना। अब इससे यदि हम और कोई दूसरा निकालेंगे तो उसे इको आर सेकंड नाम देंगे, या और किसी के नाम के आगे जोड़ेंगे। क्लियर। तो ऐसे, तो इस प्रकार हमने इसका क्या किया भैया, प्रतिबंध एंजाइम का नामकरण किया। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आराम से आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा आज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, वांछित जीन की पहचान व उसका पृथक्करण। तो आपको कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें देख के मिलान करके, और या फिर आप बुक से आप देखना, बिल्कुल सारी चीज़ आपको डिटो मिलेगी और आपको पूरी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो बाकी बातें करेंगे कल, तो इसको एक बार ढंग से आप देखो, है ना। चलिए।